सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी बहू मालती झाड़ू लगा रही थी। घर की बड़ी बहू रमिला आंगन में बैठी थी। माजी तुलसी के पास खड़ी थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है मालती। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ, जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे मालती, जबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर, जहां मालती अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है, और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी वहां मालती का पति किशन रसोई में आता है। मालती, लाओ कुछ मदद कर दूं। नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। मालती माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो रमिला को ही देखती है। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और रमिला बैठी थी। रमीला बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोता हुआ है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस मालती को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। मालती दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं किशन, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। बहू, तुम किशन को समझा दो कि मालती को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी मालती की सास रसोई में आती है। मालती, रमीला के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। माँ जी, मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे रमीला से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। उधर बड़ा भाई मोहन काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। आ बेटा, थक गया होगा। रमीला, जल्दी से पानी ला। मालती सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल मालती को छोड़कर। मोहन बेटा, हमें अपनी पोते के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता। माँ, मालती भी तो पढ़ी लिखी है। वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो रमीला है, मालती तो बस बोझ है। ये सब सुनकर किशन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मालती ने ये सब बात रसोई में सुन ली थी। वो बहुत उदास हो जाती है। मालती, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप है तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा मालती, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है किशन जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर बुढ़िया एक औरत से बात कर रही थी। आपकी रमीला तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते हैं, और उस मालती को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू रमीला ही रखती है। मालती घर में तो है, लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मूल। ये बात मालती सुन लेती है, जो बाजार से सामान लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम का समय बुढ़िया अपने कमरे में लेटी थी। बिस्तर पर आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। मालती उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। रमीला से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी किशन, मोहन और रमिला कमरे में आता है। किशन अपनी माँ से कहता है, मालती ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है भाई। किशन ठीक कह रहा है माँ,
अस्पताल चलो आप। माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो किशन, गाड़ी निकालो, तुरंत माँ को अस्पताल ले चलते हैं। किशन, मोहन, रमिला और मालती अस्पताल पहुंच जाते हैं। अंदर माँ का इलाज चल रहा था। चारों के मुंह पर चिंता थी। अब बहुत देर से लाया है। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। रमिला रोने लगती है। मालती की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन वह संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। ये नहीं हो सकता है। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई गांव के एक मंदिर के पास अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। शाम को एक पेड़ के पास गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, मालती तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने रमिला को सिर पर चढ़ा रखा था। मालती, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। 1 महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के बारे में बात कर रहे थे। किसको कितना मिलेगा हिस्सा। वहां मालती और रमिला भी बैठी थी। देखो किशन, कुल मिला के 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटा है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन माँ, मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि किशन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह हंसबानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। ऐसे करके मोहन ने अपने छोटे भाई किशन के साथ गद्दारी की। अब तो माँ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता मालती, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। रमिला और मोहन खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 70% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय किशन और मालती अपने 30% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर मोहन का बड़ा खेत फैला हुआ था। मालती, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूं कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर मोहन कुल्हाड़ी से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी रमिला पानी लेकर आई और मोहन से कहने लगी, जरा देखो तो, हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बारे में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। किशन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। शाम का समय, घर में मालती और किशन थके हुए आते हैं। मालती, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराते हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुनो, मोहन ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। किशन की जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है, यही तो असली किसान की पहचान। कुछ हफ्तों बाद दोनों की खेत में फसल उगने लगते हैं, लेकिन मोहन की खेत में जाने कुछ सूखा पड़ गया था। फसल ही नहीं थी, सिर्फ बंजर जमीन थी।
वहीं दूसरी ओर किशन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। अरे वाह, काम जमीन में भी किशन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। मोहन ने तो काम बेलों से करवाया, लेकिन किशन ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय आया। पूरे गांव में बारिश हो रही थी। सुबह का समय खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। किशन अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। मालती वहां थी। दोनों अपने खेत में हरे भरे फसल को देखकर खुश हो जाते हैं। देखिए ना किशन जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। मालती, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर मोहन का खेत, जहां सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। मोहन परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। रमिला पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल के नाम पर कुछ नहीं मोहन। मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे वो देखो। किशन की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। किशन अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह किशन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर मोहन खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है, हम नहीं ले सकते मोहन जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते, ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। मोहन जी, रात का समय मोहन और रमिला आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे माँ ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल। किशन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई, पर चैन नहीं मिला। अरे भाई, इस बार तो किशन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तू रघुवीर। हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। किशन भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद किशन ने एक नया घर खरीदा था और उसके पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। किशन एक व्यापारी से मिलकर लौटता है और मालती भी बहुत ही ज्यादा खुश थीं। उनके घर एक बेटी भी थी अब। और किशन अब गांव में बहुत ही ज्यादा जमीन खरीद ली थी। वह गांव का सबसे धनिक आदमी बन चुका था। रात का समय घर में सन्नाटा था। मोहन का बेटा खाट पर लेटा था, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गया था। मोहन और रमिला उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। मोहन दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। रमिला, 2 बीघा जमीन बेच चुका हूं, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। मोहन, मेरे पास एक रास्ता है। हम किशन से मदद मांगेंगे। क्या कहा तुमने रमीला? मैं किशन से मदद मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता रमीला। मोहन, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटे की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह किशन और मालती आंगन में खड़े थे। सामने मोहन और रमिला झिझकते हुए आते हैं। भैया भाभी, आइए अंदर आइए। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं मालती, आज हम कुछ मांगने आए हैं। किशन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटा बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है। अब बस वो बचा है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया और भाभी, आप बैठिए। ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए, कितना चाहिए? आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा
और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। किशन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना, और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं, और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर मालती और रमिला आपस में बात कर रही थी। मालती, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छीन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मालती। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए। अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय अस्पताल के एक कमरे में मोहन का बेटा बिस्तर पर लेट रहा था। उसका इलाज चल रहा था। मोहन, किशन, मालती और रमिला भी थी वहां, और मोहन डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी डॉक्टर कहता है, अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा का इलाज सही समय पर हो गया। बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप और किशन दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी थी। किशन, मालती, मोहन, रमिला और दोनों के बच्चे। मालती, अगर तुम ना होती तो आज हम न जाने किस हालत में होते। दीदी, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। किशन, मैंने माँ के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पर आया। आज समझ में आया कि जमीन बट सकती है, पर भाईचारा नहीं। अगर माँ होती तो शायद आज वो भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्तों को बचा लिया। अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। और ऐसे ही दोनों भाई साथ में मिलकर रहते हैं। इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।